आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है फाइंडिंग रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स की बात हो रही है ये हमारे साइकोलॉजी में जो रिसर्चर्स हैं दो चीज़ों में रिलेशनशिप्स ढूंढते हैं, उन दोनों को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल कि अगर कोई 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ेगा, एक चीज़ है कि कोई 6 घंटे से ज़्यादा दिन में पढ़ेगा तो उसके मार्क्स जो है वो 80% से ऊपर आएंगे। तो ये हमारे दो वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है कि 6 घंटे से ज्यादा पढ़ना, और एक ये दूसरा वेरिएबल है कि 80% से ऊपर मार्क्स आना। ये हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, सपोज हम लोग क्लास 12th की बात कर रहे हैं। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने को जो है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे ये चीज निकाली जाती है कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज होती है या एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है या नहीं है। ये चीज देखने के लिए हम लोग रिलेशनशिप्स निकालते हैं, जिसको साइकोलॉजी की या स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में कोरिलेशन बोलते हैं। और कोरिलेशंस निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी रिसर्च को प्रूव करने के लिए, मैथमेटिकली प्रूव करना ज़रूरी होता है ताकि उसके बीच में कोई पैटर्न निकाल सके। तो कोरिलेशन इज एक्चुअली अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। कोरिलेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, स्टैटिस्टिक्स के मेथड यूज करते हैं। अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसको देख के ये पहचानना इजी हो जाए कि उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो व्हाट इज कोरिलेशन टेक्निक एंड हाउ, व्हाट डज इट टेल अबाउट द रिलेशनशिप्स? तो कोरिलेशन टेक्निक क्या है? कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि दो चीजों के बीच में अगर हमने रिलेशन देखना है कि क्या वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या ऐसा है कि एक की वजह से दूसरा होता है, तो उसको कोरिलेशन बोलते हैं। वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल वो चीज है जो चेंज हो सकती है। वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन वेरी, वेरी मतलब चेंज होना। जैसे सपोज 6 आवर्स मैंने लिखा तो 6 आवर्स की जगह 5 आवर्स हो सकते हैं या 7 हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, चेंज हो सकते हैं। या मैंने 80% लिखा है मार्क्स, तो 80 की जगह 90 हो सकते हैं, या फिर 90 से कम, 80 से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। जैसे स्कोर्स ऑन अ टेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला हम स्कोर की बात कर रहे हैं। या टेम्परेचर इन अ रूम, टेम्परेचर इन अ रूम, इसमें जैसे टेम्परेचर को ले लें अगर, तो मैं बोलूं सपोज आपका अगर 4th फ्लोर से ऊपर आपका घर है तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है हमेशा हाई रहेगा। तो ये भी दो वेरिएबल्स हो गए, एक तो 4th फ्लोर एक वेरिएबल हो गया, एक हो गया रूम टेम्परेचर जो हमेशा ज्यादा रहेगा। अब ये पता करना है कि दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। क्या बाकी फ्लोर्स में भी उतना ही टेम्परेचर रहता है, या टेम्परेचर बढ़ने का रीजन कोई फ्लोर से नहीं है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। स्कोर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, जेंडर हो सकता है। जेंडर मीन्स कि इसमें मेल ज्यादा होते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में फीमेल ज्यादा होती हैं, उस टाइप से हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सकती है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो काफी इजी है समझने के लिए, कि रिसर्चर्स अगर चाहते हैं ये जानना कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कनेक्टेड है। सिगरेट स्मोकिंग एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना ज्यादा जियोगे। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं। बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं क्या वो जल्दी मर जाते हैं या ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों वेरिएबल्स हो गए। अब इसमें क्या है ना कि ये चीज तो ऑब्वियस है कि साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर्स जो है, ये वेट नहीं करेंगे उन लोगों का जो सिगरेट पीते हैं कि वो मरे और ये फिर रिसर्च करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्या करेंगे, जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो गई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या उनको उनके ऊपर रिसर्च करके ये चेक करेंगे कि क्या उनकी मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे और ये देखेंगे क्या वो उनकी जो डेथ हुई है वो क्या स्मोकर्स थे या नहीं थे, उसमें से कितने लोग थे जो चेन स्मोकर्स थे, इस टाइप से। तो कई बारी कोई चीज होने के बाद भी उसकी रिसर्च करनी पड़ी जा सकती है जो पहले नहीं हो सकती। और प्राइवेसी की सेक के लिए इन चीजों की प्राइवेसी रखी जाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती किसी को, जैसे नेम्स नहीं दिए जाते
और जो भी उनके जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड नंबर वगैरह होते हैं, तो ये सब सीक्रेट हिडन रखे जाते हैं. अब रिसर्चर्स वुड लुक फॉर 2 फैक्ट्स फ्रॉम ईच रिकॉर्ड. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो रिसर्चर हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी की डेड बॉडी पे, तो वो 2 चीजें देखेंगे. एक तो नंबर ऑफ सिगरेट द पर्सन स्मोक पर डे, कि वो जो जिसकी डेथ हुई है वो एक दिन में कितनी सिगरेट पीता था. दूसरा एज ऑफ द पर्सन, उसकी डेथ हुई कब, तो वो कितनी देर तक वो जिंदा था रोज इतनी सिगरेट पीने के बाद भी. तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए. Now the researcher has 2 sets of each person in the study, 2 sets of numbers of each person in the study to go for a mathematical formula. अब जितने भी लोगों के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने 2 चीजें उसमें नोट कर ली. एक तो वो ये था कि एक दिन में ये कितनी सिगरेट पी लेते हैं. कुछ नंबर ये हो गए, पर्सन ए हो गया, पर्सन बी हो गया, पर्सन सी हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगों की. दूसरा जो इन्होंने चीज नोट करी कि उनकी एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई, तो इसकी एज ये थी, इसकी एज ये थी. ऐसे तो 2 नंबर्स हो गए. अब इन दोनों नंबर्स को ये फॉर्मूला में डालेंगे और इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो आपके स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है. इससे हमें डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन पता चलती है. डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन मतलब ये कि क्या ज्यादा सिगरेट पीने वालों की एज छोटी थी, या ज्यादा सिगरेट पीने वालों की एज लंबी थी, तो किस डायरेक्शन में जा रहा था. पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था कि नेगेटिव में जा रहा था. पॉजिटिव मतलब दोनों चीजें बढ़ रही थी तो पॉजिटिव हो गया, एक बढ़ रही थी दूसरी घट रही थी तो नेगेटिव हो गया. तो ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे. हाउ कैन अ मैथमेटिकल रिलेशन हैव अ डायरेक्शन. एक मैथमेटिकल रिलेशन की डायरेक्शन कैसे हो सकती है वो भी पढ़ते हैं हम. Whenever researchers talk about 2 variables being related to each other, what they really mean is knowing the value of one variable allows them to predict the value of other variable. मतलब अगर उनको रिलेशन पता चल जाए कि ये चीज बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने इसको बढ़ाया तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन पता करना, कि ये चीज बढ़ाई तो ये घटना शुरू हो जाएगी. तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एक वेरिएबल से हम दूसरा वेरिएबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिसर्चर्स फाउंड दैट स्मोकिंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आर इंडीड रिलेटेड, दे शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग समवन माइट लिव इफ दे नो हाउ मेनी सिगरेट्स अ पर्सन स्मोक्स इन अ डे. मतलब सपोज ये वाली रिसर्च करने के बाद उनको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद ये पता चला कि जो पर्सन एक दिन में 10 से ज्यादा सिगरेट पी लेता है, उसकी जो अप्रोक्सीमेट एज होती है वो 60 से ज्यादा नहीं हो पाती. तो ये एक तरीके से एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल जो है वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं. तो इस तरीके से ये डायरेक्शन निकाली जाती है, प्रिडिक्शन काम करती है. ओके, डज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी गो अप और डाउन. अब ये डायरेक्शन क्या कैसे देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये भी देख लेते हैं. इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है. इन टर्म्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर आर. कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम स्टैटिस्टिक्स में ऐसे लिखते हैं, छोटा आर जो होता है. The number researchers get from the formula will either be a positive or negative. कोरिलेशन कोफिशिएंट जो R होगा एक नंबर होगा जो कि या तो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर नेगेटिव नंबर होगा. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशन है. अब पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है अगर एक चीज ऊपर, एज वन गोज अप द अदर गोज अप, एज वन डिक्रीजेज द अदर ऑल्सो डिक्रीजेज. मतलब पॉजिटिव का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर वो घटेगी तो दूसरी भी घटेगी. जैसे सपोज हमने वो जो पढ़ने वाला एग्जाम्पल लिया था, अगर 6 घंटे पढ़ेंगे तो स्कोर्स बढ़ेंगे, अगर 5 घंटे पढ़ेंगे तो स्कोर्स घटेंगे. तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है. मतलब कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है. तो ये हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों एक जैसे बिहेव करेंगे. नेगेटिव क्या होता है, द 2 वेरिएबल्स हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स का मतलब ऑपोजिट इन ऑर्डर, ऑपोजिट इन ऑर्डर. एज वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस.
मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जैसे सिगरेट वाला एग्जाम्पल है, जितनी ज्यादा सिगरेट एक दिन में बढ़ेंगी उतनी ज्यादा लाइफ कम होगी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डायरेक्शन वाला। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल नंबर इटसेल्फ। ये जो आर आता है ना प्लस माइनस, ये 1 और 1 के बीच का आता है। +1 और -1 के बीच का नंबर होता है ये, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। इसको हम ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये दिखाया है कि ये वाला बढ़ा तो ये भी बढ़ा यहाँ पे ऐसे, उसके बाद फिर से ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। तो ये कौन सा इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाया हुआ है। ये वाला परफेक्ट नहीं है, मॉडेस्ट है थोड़ा सा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसके बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, किसके घटने से क्या घट रहा है। तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा है। जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आता वो उस तरह की चीजें होती हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि आप एक दिन में 5 गिलास पानी पियोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो इसका तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। पानी पीने का मार्क्स से कोई रिलेशन है नहीं है, तो वो ये है नो कोरिलेशन, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नेगेटिव कोरिलेशन है, ये चीज घट रही है तो ये भी घट रही है। यहाँ पे एक वेरिएबल घटा तो दूसरा भी घट गया, फिर ये घटा तो दूसरा और घट गया, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है और ये मॉडेस्ट नेगेटिव है। तो ये ऐसे हम लोग इसको ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। इसको हम स्कैटर प्लॉट्स बोलते हैं। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर हो रखा है पूरा। स्कैटर मीन्स यहाँ पे फैला हुआ। If the relation is a strong one, the number will be closer to 1 or -1. अगर रिलेशन दो चीजों के बीच में स्ट्रांग होगा, ज्यादा अच्छा होगा, तो वो नंबर जो है, जो उसके बीच का आर आएगा, आर वो +1 और -1 से ज्यादा पास होगा। या तो +1 के ज्यादा पास होगा या -1 के ज्यादा पास होगा। जैसे 0.89 है, 0.89 है, वो +1 के पास है, तो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, क्योंकि प्लस है ना 0.89, तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है लेकिन पॉजिटिव साइड में है। अगर -0.89 होता तो ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये नेगेटिव की साइड में है। तो जितना ज्यादा नंबर 1 के पास होता है प्लस या माइनस के, उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग वो रिलेशनशिप होता है। और जितना ज्यादा 0 के पास होगा, 1 ऐसे आपकी जो चेन वो नंबर लाइन होती है उसमें ऐसे होता है ना, 1 इधर है, उसके बाद ये नंबर लाइन है, फिर यहाँ पे आपके 0 है, फिर उसके बाद ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका ये -1 है और ये +1 है। तो जितना भी यहाँ 1 और 1 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। अगर 0 के पास आ रहा है आपका नंबर कोई भी, तो वो आपका वीक रिलेशन दिखाता है। तो 0 के पास अगर नंबर आता है तो रिलेशनशिप वीक, को रिलेशन वीक है, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है या कम रिलेशन है। 0 मतलब है ही नहीं। और इस साइड को जाता है आपका अगर इस तरफ तो भी ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, इस तरफ जाता है तो नेगेटिव ज्यादा है। तो ये निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली, वो हम स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि +1 और -1 में आता है, और दोनों ही, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि +1 -1 से बड़ा है, दोनों बराबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसके बाद एक चीज और इसमें यहाँ डिस्कस करी है कि नॉट, जैसे सपोज यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वी फाइंड आउट दैट कोरिलेशन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज हाई, डज दैट मीन स्मोकिंग कॉजेज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बी शॉर्टेंड। सपोज ये रिसर्चर्स को ये पता चलता है कि सिगरेट स्मोकिंग और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिलेशन आपस में बहुत ज्यादा है, तो क्या इसका ये मतलब है हमेशा ही कि स्मोकिंग की वजह से ही लाइफ कम हो जाती है? तो नॉट एग्जैक्टली, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई चीज अपनी स्टैटिस्टिकली प्रूफ कर दी है तो जरूरी नहीं है कि 100% वो ही रीजन होता है।
The biggest error that people make concerning correlation is to assume that it means one variable is the cause of the other. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का एक रीजन हो सकता है सिगरेट है, क्योंकि वो आपने प्रूफ कर दिया है, लेकिन ये ओनली रीजन नहीं है. इसके और भी बहुत रीजन हो सकते हैं. शायद ये हो सकता है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, शायद ये हो सकता है कि वो खाना जो है वो हेल्दी नहीं खाता है. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है जो आपने प्रूफ किया है. तो ये नहीं मानना चाहिए कि जो चीज आपने निकाल दी है कोरिलेशन, वो ही सिर्फ रीजन होता है दूसरे वेरिएबल का चेंज होने का. तो वो कॉजेशन प्रूव नहीं कर सकता. कॉजेशन मतलब कि किसी की डेथ हो रही है तो उसका कॉज है सिगरेट पीना, आप वैसे नहीं बोल सकते. हाँ, लेकिन वन ऑफ द रीजंस हो सकता है. Just because two variables are related to each other, researchers cannot assume that one of them causes the other one to occur. तो ये समझ में आ गई होगी लाइन आपको कि जस्ट बिकॉज आपने वो वेरिएबल्स को रिलेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक की वजह से ही दूसरी चीज हो रही है. उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हेल्दी खाना नहीं खाया या एक्सरसाइज नहीं की, ऐसे बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं. अब जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हमको किसी का आईक्यू स्कोर पता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो सैट का स्कोर है, सैट मतलब आपके जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसके स्कोर अच्छे आएंगे. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जस्ट एग्जैक्ट स्कोर क्या आएगा. तो ये इसलिए ये कोरिलेशन में हम बिल्कुल कॉजेशन नहीं निकाल सकते हैं. फिर आता है द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दो चीजों की बात करी थी, रिलेशनशिप और कोरिलेशन और एक्सपेरिमेंट की. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द ओनली मेथड दैट विल अलाउ रिसर्चर्स टू डिटरमिन द कॉज ऑफ बिहेवियर. एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि रिलेशनशिप है या नहीं है. कैसे पता चलेगा? तो वो जो कॉज ऑफ बिहेवियर निकालते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स डेलिबरेटली मैनिपुलेट मतलब चेंज करना द वेरिएबल द थिंक इज द कॉजिंग सम बिहेवियर. मतलब अगर उन्होंने ये देखना है रिसर्चर्स ने कि एक वेरिएबल ए है जिसकी वजह से वेरिएबल बी होता है, ये चीज उन्होंने चेक करनी है, तो वो इस वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे मतलब या तो इसको ज्यादा करके देखेंगे या इसको कम करके देखेंगे, ये देखने के लिए कि कम ज्यादा करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं. तो ये होता है एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि दूसरे पे इफेक्ट पता चले. ठीक है. उसके बाद इफ दे गेट चेंजेस इन द बिहेवियर दे नो दैट चेंजेस मस्ट बी ड्यू टू मैनिपुलेटेड बिहेवियर. सपोज इसमें चेंजेस आते हैं, इसको चेंज करने से इसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, तो वो प्रूफ हो जाता है कि इसके चेंज, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है. अगर इसको चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आता तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर द डिस्कशन ऑफ स्टेप्स इन साइंटिफिक टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग वायलेंस. जो हमने कल एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि छोटे बच्चे जो हैं अगर वायलेंट कार्टून्स देखें तो उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है. तो इस टाइप की जो चीज है इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब इसमें जो ए वेरिएबल है ये है कि कार्टून्स देखना, वायलेंट कार्टून देखना, ये वेरिएबल ए है. और वेरिएबल बी क्या है? एग्रेसिव होना. तो हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है कि क्या वायलेंट कार्टून देखने से बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं. तो ऐसा होगा कि हम बच्चों को वायलेंट कार्टून्स दिखाएंगे और देखेंगे उनके बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है. लेकिन साथ में हमें कंपेयर भी तो करना है. हमें ऐसा भी तो एक ग्रुप चाहिए जिसको हम कार्टून नहीं दिखाएंगे और फिर देखेंगे क्या वो एग्रेसिव होते हैं कि नहीं. हमें कंपैरिजन भी तो करने के लिए ग्रुप चाहिए. फर्स्ट द रिसर्चर्स माइट स्टार्ट बाय सिलेक्टिंग द चिल्ड्रन दे वांट टू यूज इन द एक्सपेरिमेंट. अब उनको पहले ढूंढना है कि किन बच्चों को कार्टून्स दिखाई जाए जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये देखने के लिए कि कार्टून देखने से वो एग्रेसिव होते हैं. तो उसके लिए वो सैंपल चूज करेंगे. जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि हम हर बच्चे को तो नहीं दिखा सकते, तो हम सैंपल चूज करेंगे और वो सैंपल रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी बेस्ट सैंपल होता है. अगर आप एक पर्टिकुलर स्कूल के सिर्फ या पर्टिकुलर एज के सिर्फ लोगे तो वो बायस हो जाएगा. तो आपको बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट करना है ताकि जो सैंपल है आपका
वो आपकी पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर सके। तो अलग अलग जगह से आप पार्टिसिपेंट ढूंढोगे जो पार्टिसिपेट करेंगे आपके एक्सपेरिमेंट में। अब उसमें आगे क्या चीज है, अब आता है वेरिएबल्स। अब इसमें दो तरह के वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। Another important step is to decide and on the variable the researchers want to manipulate. अब ये देखना है कि हमने मैनिपुलेट कौन सा करना है। हमने कार्टून्स वाला वेरिएबल मैनिपुलेट करना है कि हमने एग्रेसिव बिहेवियर वाला मैनिपुलेट करना है। जनरली मैनिपुलेट वो किया जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है दूसरा हो रहा है। जैसे सपोज अभी हमें ये लग रहा है कि वायलेंट कार्टून की वजह से एग्रेशन हो रहा है, तो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे जिसकी वजह से हमें लग रहा है, तो हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद जो चीज जिस पे आप इफेक्ट देख रहे हो, कि आप देखना चाहते हो कि वायलेंट कार्टून की वजह से बिहेवियर एग्रेसिव होता है, तो ये हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है वो इसके ऊपर डिपेंड है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा। तो इसलिए ये हो जाता है इंडिपेंडेंट जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, और ये हो जाता है डिपेंडेंट जो उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो another important step is to decide on the variable researchers want to manipulate, which would be one they think the cause changes, मतलब वही जो changes cause कर रहा है, and often deciding on the variables in the experiment. In the experiment comes before the selection of participants or subject. आगे चलते हैं। In the example of aggression and children's cartoons, the variable that researcher thinks causes changes in aggressive behavior is the violence in the cartoon. Researchers would want to manipulate in that in some way. In order to do, they have to define the term violent cartoon. अब उनको ये भी पता होना चाहिए कि वायलेंट कार्टून्स हम कहेंगे किसको। सपोज ये वायलेंट कार्टून वाले वेरिएबल को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पहले इनको ये ढूंढना है कि कौन कौन सी कार्टून्स हैं जो वायलेंट है। अब उसमें क्या ऐसा दिखाया होगा जिसको वो वायलेंट कहेंगे, कि क्या उस कार्टून में वो एक दूसरे को मार रहे हैं, या उस कार्टून में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो उस कार्टून में ऐसा क्या दिखाया है जिसको वायलेंट की कैटेगरी में डाला जाए, तो वो डिसाइड किया जाएगा पहले। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि एग्रेसिव बिहेवियर किसे बोलेंगे। अब एग्रेसिव बिहेवियर जैसे कि यहाँ फोटो में शो हो रहा है कि बच्चे आपस में दोनों लड़ रहे हैं, तो उसको एग्रेसिव बिहेवियर बोलेंगे। या वो बच्चे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, या वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, आपके दोनों वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि वायलेंट कार्टून किसे कहते हैं, किस कैटेगरी में, कौन कौन सी कार्टून इस कैटेगरी में आएगी, और अग्रेसिव बिहेवियर किसे कहते हैं, कि बच्चे किस तरीके से बिहेव करेंगे जो अग्रेसिव है। और यहीं पे एक नया वर्ड आपके लिए आता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन स्पेसिफिकली नेम्स द ऑपरेशन, मतलब आप इसमें वो चीजें, ऑपरेशनल डेफिनेशन में वो सारी चीजें आप लिखते हो जो आपको लगता है कि आपके एग्रेसिव बिहेवियर में आती हैं। Operational definition of aggression. Aggressive behavior might be a checklist of very specific action. आप इसमें ये लिस्ट लिख दोगे कि अगर बच्चे आपस में धक्का मारेंगे तो वो एग्रेसिव बिहेवियर है, अगर बच्चे एक दूसरे से बहस करेंगे तो वो एग्रेसिव बिहेवियर है, अगर वो चीजें उठा के फेंकेंगे वो एग्रेसिव बिहेवियर है। तो ये जो आप लिस्ट बनाओगे इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, कि जो जो एक्शन हमारे दूसरे वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं वो ऑपरेशनल डेफिनेशन है। तो ये दोनों चीजें हम डिफाइन करेंगे, और इसमें से एक हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं रिसर्चर्स, और एक हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर हम उसकी मैनिपुलेशन का इफेक्ट देखते हैं कि उसको मैनिपुलेट करने से क्या इफेक्ट होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ, द नेम फॉर द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इन एनी एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and the response of the participant to the manipulation of the independent variable is dependent relationship.
सो द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेंट दैट इज मेजर्ड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब समझ आ गया आपको कि कार्टून्स को हम मैनिपुलेट करेंगे और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका कॉज हम देखेंगे बिहेवियर पे, एग्रेसिव बिहेवियर पे, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते हैं ग्रुप्स के ऊपर। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट में कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। If researchers do all this and find children behavior is aggressive, they can say that aggressive behavior was caused by the violence of cartoon. अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ कर देते हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर देखने से ही बच्चे एग्रेसिव होते हैं, तो वो ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल पॉजिटिवली रिलेटेड है। देन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स तीसरी चीज आती है यहाँ पे। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चीज जैसे सपोज उनको रिसर्चर्स को ये लगा कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो ठीक है वायलेंट कार्टून से तो देख के आ रही है, पर सपोज ये भी तो हो सकता है कि कोई और रीजन से भी उनको एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा हो, जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा एग्रेशन होता हो, या किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जिसकी वजह से बच्चे एग्रेसिव हैं, या उन बच्चों के साथ बिहेवियर ऐसा हो रहा है पेरेंट्स का कि वो बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके रिजल्ट में इंटरफेयर करते हैं। वेरिएबल्स दैट इंटरफेयर विद ईच अदर एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट, उनको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उसको कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब आएगा। सपोज आपने कुछ बच्चों को कार्टून दिखाई और आपने देखा कि वो बहुत एग्रेसिव है, तो आपने ये कंक्लूड कर दिया कि बच्चे कार्टून देखने से एग्रेसिव हैं, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि क्या वो बच्चे जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहां पे भी एग्रेशन होता है, क्या वो बच्चों के साथ बिहेवियर ठीक नहीं होता है इसलिए वो एग्रेसिव है। तो ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है आपने ये चेक नहीं किया और आपने सीधा ये बोल दिया कि कार्टून की वजह से वो एग्रेसिव हो रहे हैं, तो फिर आपकी स्टडी गलत हो जाती है। तो पहले आपको ये चीजें कंट्रोल करनी है। जब ये चीजें नहीं रहेगी फिर भी अगर वो एग्रेशन दिखाते हैं तो आप कह सकते हो कि कार्टून्स की वजह से ही एग्रेशन हो रहा है। तो इनको बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जो आपकी स्टडी में इंटरफेयर कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। अब किसी का फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये चीजें कई बार इंटरफेयर करती हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं चेक करने के लिए, अगर फैमिली बैकग्राउंड हम नहीं किसी का चेंज कर सकते तो हम इसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, हम एक कंट्रोल ग्रुप बना सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप, अभी ये बताती हूँ क्या होता है कंट्रोल ग्रुप। द बेस्ट वे टू कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इज टू हैव टू ग्रुप्स। अब बेस्ट वे क्या है, दो ग्रुप रखो, दोज हु वॉच वायलेंट कार्टून एंड दोज हु वॉच अ नॉन वायलेंट कार्टून। अब आप बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, एक वो वाला ग्रुप है जो वायलेंट कार्टून देखता है और एक वो वाला ग्रुप है जो नॉन वायलेंट कार्टून देखता है, मतलब जिसमें वायलेंस नहीं है। दो ग्रुप बना दिया आपने एक की जगह पे और दोनों को सेम टाइम के लिए आपने कार्टून्स दिखाई। अब देखो कि कौन सा ग्रुप है जो एग्रेशन कर रहा है, क्या वायलेंट कार्टून वाला एग्रेशन कर रहा है देख के, या ये वाला भी एग्रेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये देखना है कि दोनों का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद अब जिस ग्रुप को आपने वायलेंट कार्टून्स दिखाई हैं उसको आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। द ग्रुप दैट इज एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, वायलेंट कार्टून था ना, तो उससे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जिसको एक्सपोज कर रहे हो उसको आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन कर रहे हो। और जो दूसरा ग्रुप है जिसको आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, जिसको आप सिर्फ एक कंट्रोल ग्रुप की तरह आपने रखा हुआ है, वो हो जाएगा आपका कंट्रोल ग्रुप, जिसको आपने कंट्रोल करके रखा, मतलब आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, आपने खाली उनको वहां पे बिठाया हुआ है और कुछ अलग चीज दिखा रहे हो जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप। और अब आप क्या करोगे, दोनों का बिहेवियर देखोगे। अब अगर ये वाले बच्चे भी एग्रेशन दिखाएंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वायलेंट कार्टून की वजह से ही एग्रेसिव होते हैं बच्चे, क्योंकि इन्होंने तो देखी नहीं।
तो इसका मतलब आपकी जो स्टडी है, जो आप रिलेशन ढूंढ रहे हो दोनों के बीच में, वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर इन बच्चों ने एग्रेशन नहीं दिखाया और सिर्फ इन बच्चों ने एग्रेशन दिखाया, तो इसका मतलब दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन है और आपकी जो स्टडी है वो सही है, मतलब आप सही डायरेक्शन में चीज ढूंढ रहे थे। तो इसीलिए कंट्रोल ग्रुप होना जरूरी है, क्योंकि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं कंट्रोल कर सकते ना। हम फैमिली बैकग्राउंड किसी का चेंज नहीं कर सकते, हम एक्सपीरियंसेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम दो ग्रुप ला सकते हैं। एक को हम मैनिपुलेट करेंगे, एक को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, दोनों का हम रिएक्शन देखेंगे। अगर एक का रिएक्शन आ जाता है, दूसरे का नहीं आता, तो आप ये बोल सकते हो कि इसी की वजह से हुआ है रिएक्शन। अगर दोनों में रिएक्शन चेंजेस आ जाते हैं, तो आपका मतलब ये हो जाएगा कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए दो ग्रुप होने जरूरी हो जाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक हो जाता है कंट्रोल ग्रुप, जिसको आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देखते, और दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडमाइजेशन। ये आपका छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको यहीं पे हम खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडमाइजेशन क्या है कि हम रैंडमली क्यों सेलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट। रैंडम सिलेक्शन इज द बेस्ट वे टू चूज द पार्टिसिपेंट फॉर एनी स्टडी। रैंडमली सेलेक्ट करना क्यों जरूरी होता है? रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट to one or the other condition is the best way to ensure control over interfering or extraneous variable। अगर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि जो इंटरफेयरिंग वेरिएबल्स हैं वो थोड़े कम हैं। जैसे सपोज आप एक पर्टिकुलर एक ही लोकेलिटी से बच्चे लेते हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको फिर ये भी डाउट हो जाएगा कि क्या पता हो सकता है कि इस जगह के बच्चे ही ऐसे हो, दूसरी जगह के ना हो, तो ये भी एक कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हम रैंडमली अलग अलग जगह से लेंगे ताकि हम इस चीज को कंट्रोल कर सकें कि एक पर्टिकुलर जगह की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सब जगह से लिए हैं पार्टिसिपेंट्स। तो इसलिए रैंडम सिलेक्शन करना जरूरी होता है ताकि उनके और भी जो इंटरफेयरिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा कि इसमें क्या है, और 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमने डिस्कस किए हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हो गए। ये आपके बेसिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके बार बार ये चीज यूज होगी। तो आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना, और इसके आगे जो टॉपिक है वो अब हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, और क्विज भी जो है वो उसके बाद आएगा। तो thanks for watching for now.